हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज का अड्डा। सो पंजाब मैसूर बंगाल क्षेत्र विस्तार का हम लोग पार्ट 1 का वीडियो देख चुके थे, जिसमें 90 क्वेश्चंस हमने देखे थे। तो आज इस वीडियो में 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो भी पूरे क्वेश्चन है उसको आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, इस चैप्टर को, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया है, वहाँ से जाकर सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। और 9 AM पे डेली लूसेंट क्लास का वीडियो आता है, तो आप लोग एक्टिव रहा कीजिए 9 AM पे, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 91 नंबर जो है वो है, कौन मुग़ल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, ये शेर विख्यात है कि कितना है बदनसीब ज़फ़र के दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कुरे यार में। तो वो कौन सा मुग़ल बादशाह था जो एक शायर भी था और जिसने अपने आखिरी समय में ये शेर भी कहा था, जो ये शेर विख्यात भी है कि कितना है बदनसीब ज़फ़र के दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कुरे यार में। मतलब वो खुद को कह रहा है कि मैं कितना बदनसीब हूँ कि मुझे 2 गज ज़मीन भी नहीं मिली अपने दफन के लिए। तो ये बहादुर शाह जफ़र थे, बहादुर शाह द्वितीय जो हैं, इनका नाम बहादुर शाह जफ़र भी है, जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। लेकिन युद्ध में हार जाने के बाद अंग्रेज़ों ने इनको बर्मा भेज दिया था और मृत्यु भी उनकी वहीं पे हुई थी, ठीक है। तो इनको अपने जो है राज्य में इनकी मृत्यु भी ना हो सकी, ना इनका दफन हो सका, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इस शेर कहा था। सो बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था? अंग्रेज़ों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। एक्चुअली ये सब क्वेश्चन हम लोग मुग़ल काल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख ही चुके हैं, बट यहाँ पे भी दिया है तो कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जहाँ पे राज्य हैं और उसके संस्थापक हैं। बंगाल की जो स्थापना है 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली ज़फ़र खान के द्वारा की गई थी। फर्रुखाबाद 1714 ईस्वी में मोहम्मद खान बंगस के द्वारा किया गया। कर्नाटक 1720 में सदातुल्ला खान के द्वारा, और अवध का 1722 ईस्वी में मीर मोहम्मद अमीन सआदत खान, जिसका नाम बुरहानुल मुल्क भी है, उसने अवध की स्थापना की थी। सो ए का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का बी का 2, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। राज्य और उसके संस्थापक हैं। हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में की गई थी चिनकिलीस खान के द्वारा, ठीक है, जिनका पूरा नाम मीर कमरुद्दीन चिनकिलीस खान निज़ामुल मुल्क है, तो इनके द्वारा की गई थी। रुहेलखंड 1727 ईस्वी में अली मोहम्मद खान के द्वारा। भरतपुर 1740 ईस्वी में बदन सिंह ने किया था, और मैसूर की स्थापना 1761 में हैदर अली के द्वारा की गई थी। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासक नवाब वज़ीर कहलाते थे? तो नवाब वज़ीर कहलाते थे अवध के नवाब। नेक्स्ट है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया गया था चूड़ामन या चूड़ामणि, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो जाटों का अफलातून या जाटों का आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है सूरजमल को। सूरजमल ने 1756 ईस्वी में जाट राज्य के जो है उत्तराधिकारी बने थे, और इनको जाटों का अफलातून या जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुर्शीद कुली ज़फ़र खान को बंगाल 1717 तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुग़ल बादशाह से मिली थी? मुर्शीद कुली जो ज़फ़र खान है, इनको बंगाल की सूबेदारी 1717 में और उड़ीसा की 1719 में मिली थी। ये किस मुग़ल बादशाह के द्वारा मिली थी? तो ये मिली थी फ़र्रुख सियर के द्वारा। आपको फ़र्रुख सियर का काल याद होगा, तो 1717 में फ़र्रुख सियर का काल था। नेक्स्ट है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी? तो मुर्शिदाबाद की स्थापना की गई थी मुर्शीद कुली ज़फ़र खान के द्वारा, और उसने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई थी मुर्शिदाबाद को, ठीक है। सो मुर्शीद कुली ज़फ़र खान, मुर्शीद अपने नाम से ही रखा था मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट है, बंगाल के शासक मुर्शीद कुली ज़फ़र खान एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण क्या था? तो मुर्शीद कुली खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो विवाद का सर्वप्रमुख कारण था, वो था मुग़ल बादशाह फ़र्रुख सियर के द्वारा 1717 में जारी फरमान कि मुर्शीद अली ज़फ़र खान एवं ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अलग अलग व्याख्या। फ़र्रुख सियर जो है
मुग़ल बादशाह फर्रुख सियर, इसने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया था जिसके बीच इन दोनों के बीच विवाद हो गया था। ठीक है, मुर्शीद कुली ज़फ़र खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? तो 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है कि जिसे यदि छेड़ा ना जाए तो शहद देगी और छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियाँ काट काट कर प्राण ले सकती हैं। तो ये जो कथन है यूरोपियों के बारे में, ये कहा है अलीवर्दी खान ने कि यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह, अगर उन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी और अगर छेड़ा जाए तो काट काट कर प्राण भी ले सकती थी। तो ये जो कथन है अलीवर्दी खान ने कहा है। ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा था, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। ये जो कथन है ये कहा गया था अलीवर्दी खान के द्वारा। ठीक है, जिन्होंने यूरोपियों का जो है मधुमक्खी के छत्ते से कंपेयर किया है। नेक्स्ट है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसे ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी। मतलब बंगाल का वो कौन सा नवाब था जो ये जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल कर बाहर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में, उसने अपने ही शब्दों में ये भी कहा है कि समुद्र में आग लग जाएगी अगर बाहर करेंगे तो ये अलीवर्दी खान ने कहा है। ठीक है, ये जो भी कथन है अंग्रेजों के बारे में ये सब अलीवर्दी खान के द्वारा कहा गया इस तरह का कथन। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने उत्तराधिकारी को सलाह दी कि तीनों यानी अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो ये भी कथन जो है अलीवर्दी खान के द्वारा कहा गया था। तो आप ये सारे कथन याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी बना था सिराज उद दौला। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब सिराज उद दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का कारण क्या था? तो इनके बीच जो विवाद का कारण था वो क्या था? तो अलीवर्दी खान और सिराज उद दौला के बीच जो विवाद का कारण था, अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, अंग्रेज़ों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, भगौड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों के द्वारा शरण देना। तो ये जो तीनों कथन हैं ये जो है सिराज उद दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और हमने पढ़ा था पार्ट 1 में कि जो मेन कारण था वो अंग्रेज़ों ने दुरुपयोग किया था, उनके द्वारा दिए गए जो भी मतलब नवाबों ने या मुग़ल शासकों ने जो भी उनको स्वतंत्रता दी थी उनका उन्होंने दुरुपयोग किया था, तो वो मेन कारण था। लेकिन यहाँ पे कथन में दिया है कि विवाद के कारण क्या थे और ऑप्शन अवेलेबल भी है। ठीक है, सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ये सारे जो है कथन थे। ठीक है, मेन जो था वो दुरुपयोग करना था। और यहाँ पे कि अंग्रेज़ों के द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी की गई थी ये भी एक कारण था। अंग्रेज़ों के द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया गया और भगौड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने शरण दे दिया था। सो ये सारे जो कथन हैं ये इनके बीच विवाद का कारण था। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है, घटना है और तिथि है। कलकत्ता पर नवाब सिराज उद दौला का अधिकार कब हुआ? तो कलकत्ता पर अधिकार हुआ था 15 से 20 जून 1756 ईस्वी में सिराज उद दौला का अधिकार हुआ था। और काल कोठरी की जो ट्रेजेडी है वो हुई थी 20 जून 1756 को सिराज उद दौला ने 143 अंग्रेज़ों को कैद कर दिया था एक कोठरी में, जो कि जिनमें 23 लोग ही जिंदा बचे थे, बाकी सारे मर गए थे। अलीनगर की संधि ये 9 फरवरी 1757 में हुई थी। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। सो हमारा ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब मीर जाफ़र ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो नवाब बंगाल के जो नवाब है मीर जाफ़र ने शाह आलम द्वितीय, उनको कठपुतली कहा जाता है, तो शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलवाई थी। तो क्लाइव की जागीर कहलाने वाला वो क्षेत्र कौन था? तो क्लाइव को किस क्षेत्र की जागीर दी गई थी? तो 24 परगना जो है इसकी जागीरदारी दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी, ये क्यों बनाया था? तो क्योंकि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो सके। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा था, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो ये जो लिखा गया है ये किस नवाब के द्वारा लिखा गया? मीर कासिम के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को ख़त्म करके एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो 2 वर्षों के लिए समस्त कर एवं चुंगी को ख़त्म करा था, ये मीर कासिम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो 12 अगस्त 1765 को हुई थी, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो बक्सर का युद्ध हार जाने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, प्रथम संधि हुई थी ये 12 अगस्त 1765 को हुई थी और दूसरी हुई थी 16 अगस्त को। ठीक है, तो पहला जो संधि हुआ था इसमें कौन कौन से मतलब कौन कौन सी चीज़ें जिसपे मतलब मान गया था शाह आलम द्वितीय? तो शाह आलम द्वितीय को करा व इलाहाबाद के ज़िले दिए गए थे। कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी दे दी गई थी स्थायी रूप से। हैदराबाद में उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेज के जागीर के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को, उसमें शाह आलम द्वितीय को करा और इलाहाबाद का जिला दिया गया था और शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है ये कंपनी को दे दी थी 26 लाख रुपए सालाना के बदले। ये भी कथन सही है। और हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में दे दी गई थी। ये सारे कथन सही हैं। ये वाला तो आपने बार बार क्वेश्चंस में पढ़ा होगा कि दीवानी प्रदान कर दी गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट इलाहाबाद की दूसरी संधि, पहली तो 12 अगस्त को हुई थी, दूसरी हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ये किसके किसके बीच हुई थी? तो पहली संधि शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी, क्लाइव के बीच। और जो दूसरा वाला संधि हुआ था 16 अगस्त 1765 को, ये हुआ था शुजा उद-दौला और क्लाइव के बीच। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये किसके बीच हुआ था? शुजा उद-दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी जाती है? तो क्लाइव का गधा, इसकी जो संज्ञा है ये दी जाती है मीर जाफ़र को। ठीक है, मीर जाफ़र, इसने ही सिराजुद्दौला को धोखा दिया था अंग्रेज़ों का साथ दे करके, जिसकी वजह से प्लासी का जो युद्ध है वो हार गए थे। तो ये मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया है? तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लिखित किया है मुबारक-उद-दौला को। नेक्स्ट है, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो। इसमें वह जो कथन है किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो कर्नल माल्सन ने कहा था कि कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक थैली है जिसमें जब भी जी चाहे हाथ डालो। तो ये वह जो है ये किसके लिए कहा गया था? मीर जाफ़र के लिए कहा गया था। ये क्लाइव का गधा था, है ना, गधा भी कहा गया इसको मीर जाफ़र को। तो मीर जाफ़र सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो, क्योंकि ये सबको धोखा देता था और अंग्रेज़ों का साथ देता था, तो इसके लिए कथन कहा गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जो वह है ये प्रयुक्त किया गया मीर जाफ़र के लिए। नेक्स्ट, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया गया था हैदर अली के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? तो ये जो कथन है ये घोषणा करा था हैदर अली ने कि वो पहले अंग्रेजों को अकाट से बाहर निकालेगा और फिर भारत से निकालेगा। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है युद्ध है और संधियाँ है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 तक चला था, ये किस संधि से खत्म हुआ था? तो मद्रास की संधि से वो खत्म हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से, तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध है और
अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था उस युद्ध में, वो बताना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल स्मिथ, द्वितीय में आयरकुट कर रहे थे, तृतीय में मेजर जनरल मेडोज कर रहे थे और चौथे में स्टूटर्ट कर रहे थे। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जो 1780 से 84 के बीच चला था। तो इसी में हैदर अली की मृत्यु हुई थी 1782 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के टाइम पे। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का नाम क्या था? तो दूसरे जो आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए मंगलौर की संधि हुई थी, इसमें अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर जो ये किसने किया था? लॉर्ड मैकेरीने ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। और देखिए साइन जो किया था संधि पे वो लॉर्ड मैकेरीन था। तो ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टीपू सुल्तान तथा कानवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत क्या क्या हुआ था? सही कथन बताना है। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कानवालिस के बीच में, इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना पड़ा था। ठीक है, ब्रिटिश रेजिमेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था, ये नहीं करना पड़ा था। ठीक है, सो 1, 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किस देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, इन 5 ही देशों के साथ संबंध स्थापित किए थे। सो ऑप्शन डी राइट है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे टीपू सुल्तान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और जो कथन सही है वो बताना है। तो टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग जो है ये लागू किया था। टीपू सुल्तान ने एक नया कैलेंडर लागू किया था, ये सही है। टीपू सुल्तान ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। टीपू सुल्तान ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया था, ये भी सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा था। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से सफलता से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में उसने जैकोबिन क्लब जो है ये बनाया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो टीपू सुल्तान ने की थी। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था और खुद को नागरिक टीपू विहित करने लगा था। तो सारे ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में कौन कौन शामिल थे? तो तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू के विरुद्ध जो शामिल थे वो कौन कौन थे? तो त्रावणकोर, निज़ाम, मराठा और अंग्रेज, ये सब है ना, ये टीपू के विरुद्ध शामिल थे। ठीक है, और ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ कब था? 1789 से 92 तक चला था। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, त्रावणकोर, निज़ाम, मराठा और अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था, इसके संबंध में कथनों पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। तो इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, ये भी सही है। वोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज द्वितीय को गद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। सो ये सारे ही कथन सही हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी और अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के सारे अधिकांश प्रदेश जो हैं अंग्रेजी राज्य में मिला लिए गए। और ये वोडियार वंश का एक बालक था कृष्णराज द्वितीय, इसको गद्दी पर बिठा करके मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो ये कथन कहा था टीपू सुल्तान ने कि मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता।
नेक्स्ट है, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये उक्ति है टीपू सुल्तान की। ठीक है, टीपू सुल्तान ने कहा था कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से कहीं ज़्यादा बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और जो सही कथन है वो बताना है। तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना जो भी पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ था। तो ये कथन सही है। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जो है वो बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म तलवंडी ननकाना में हुआ था जो पाकिस्तान में है अभी। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे जिनका मूल नाम लहना था, ये भी सही है। अकबर ने सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था जहाँ पर उन्होंने अमृत जो है सर नामक तालाब बनवाया था। तो अकबर ने जो है गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया था जहाँ पे अमृतसर नामक तालाब बनवाया गया था, ये भी कथन सही है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हर मंदिर साहब यानी कि स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध जो मंदिर है उसका नींव रखा था। नाम मतलब जब मंदिर बनाया था उस टाइम हरविंदर साहब था, बाद में स्वर्ण मंदिर हो गया। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया गया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरु द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों में रुचि दिखाई। सो ये भी कथन सही है। इनमें से सभी जो है कथन सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग करके राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया। तो वो कौन सा सिख गुरु था जिसने सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया और साधु वेश त्याग करके राजसी वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया था? तो वो थे सिख पांचवें गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो वेलेजली की सहायक संधि ये तो था ही, समामेलन युद्ध भी किया उसने, धोखेबाजी ये नहीं किया था, बाकी ये तीनों ही किया था। ठीक है, तो जो नहीं किया था वो बताना है, तो धोखेबाजी नहीं की थी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में उसकी स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। तो छठे गुरु गुरु हरगोविंद इन्होंने स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में अकाल तख्त का निर्माण कराया, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। तो ये कथन सही है। हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कथन भी सही है। हरगोविंद को अपना जो है अंतिम जीवन वो कश्मीर की पहाड़ियों में किरतपुर में बिताना पड़ा था और उनकी मृत्यु भी वहीं पे हुई थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर हैं जिनका मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी। सो ये भी कथन सही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1, 2 एंड 3। और जो चौथा कथन है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनवाया था। तो ये जो है ये वाला कथन भी सही है। मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी, ये तो सही है। उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था तो इसलिए उसकी हत्या करवा दी थी और उसके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा जो है ये दिल्ली में बनवाया था। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 सारे सही हैं। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने कहा था सर दाद सिरे न दाद, मतलब मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। तो ये जो कथन है ये कहा गया था तेग बहादुर के द्वारा, जो 9वें गुरु हैं इन्होंने कहा, इनके द्वारा कहा गया कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया। मतलब औरंगजेब ने जो है इनको इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा था और इन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार किया, मरना पसंद किया, लेकिन इस्लाम धर्म जो है वो स्वीकार नहीं किया। सो ऑप्शन सी राइट है, तेग बहादुर। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा के नाम से जाना जाता है, यानी कि बाकला के बाबा के नाम से जाना जाता है? तेग बहादुर को बाकला के बाबा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए, सही है। मखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश या खालसा पंथ जो ये जारी किया था। उन्होंने पाहुल प्रथा का आरंभ किया था। पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक कटोरी की में सामूहिक अमृतपान एवं प्रसाद ग्रहण की प्रथा थी। तो ये सारे कथन सही हैं, ऑप्शन डी राइट है। ठीक है।
नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन कौन सी हैं? दसम ग्रंथ, चंडी चरित, विचित्र नाटक, जफरनामा, ये सब जो है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला ये बनवाया गया था बंदा बहादुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो देखिए हमने देखा कि तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी, और बंदा बहादुर जो है इसकी हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो बंदा बहादुर की हत्या फर्रुख सियर के द्वारा करवाया गया था। फरवरी 1716 ईस्वी में 794 सिखों के साथ बंदा बहादुर को भी दिल्ली लाया गया था, और फिर जहाँ पे 5 मार्च से 13 मार्च तक प्रतिदिन 100 सिखों को जो है फांसी दी गई, और 16 जून को फर्रुख सियर के आदेश पर बंदा बहादुर और उनके जो मुख्य सैनिक अधिकारी थे उनके शरीर को काट के 2 टुकड़े कर दिए गए, मतलब उनकी हत्या कर दी गई। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फर्रुख सियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पे दल है, पंथ नहीं है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, लेकिन खालसा दल की जो स्थापना है ये 1978 में किया गया था कपूर सिंह के द्वारा। ठीक है, कपूर सिंह के द्वारा किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम से चाहिए। तो रणजीत सिंह ने सबसे पहले जो युद्ध में जीता था लाहौर को जीता, फिर अमृतसर, उसके बाद कांगड़ा और लास्ट में कश्मीर। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो रणजीत सिंह ने 12 अप्रैल 1801 ईस्वी को लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? तो रणजीत सिंह को अमृतसर विजय अभियान के बाद जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर छीने थे? तो रणजीत सिंह ये तो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है, लेकिन रणजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर एवं अमृतसर को छीना था? तो ये भंगी मिसल था। ठीक है, भंगी मिसल से छीना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है रणजीत सिंह के द्वारा की गई संधि और जिसके साथ संधि किया गया था उसको मैच करना है। ठीक है, अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में की गई थी, ये की गई थी लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपड़ की संधि जो 1831 में हुई है ये विलियम बेंटिक के साथ की गई थी। त्रिपक्षीय संधि 1836 में हुआ था, ये लॉर्ड आकलैंड व शाहसुजा के साथ किया गया था। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी, ये किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुई थी अंग्रेजों के साथ रणजीत सिंह की, तो उसमें कौन सा वो नदी था जिसके राज्य क्षेत्र को दोनों के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी? तो वो था सतलुज नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था जिसमें शामिल थे। तो रणजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया था जिसमें कौन कौन शामिल थे? तो वंतुरा, अलार्ड, कोट एवं गार्डनर और एवी टेबल, ये सभी शामिल थे उसमें। सो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे, और रणजीत सिंह को जो है पंजाब में शेर पंजाब के नाम से वो प्रसिद्ध भी है। सो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम जो है 1845 से 46 तक चला था और दूसरा 1848 से 49 तक। इसके समय पंजाब राज्य का शासक कौन था? तो इस समय पंजाब के शासक थे दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के टाइम पे पंजाब के शासक जो थे वो दिलीप सिंह थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लाहौर की संधि कब हुई थी? लाहौर की संधि हुई थी 1846 में। भैरोवाल की संधि भी 1846 में। पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो सिंध का विलय 1843 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य में किया गया था। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो थे लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो का शासनकाल था 1842 से 44। ठीक है, नेक्स्ट है सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को। नेक्स्ट है विलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य को कालानुक्रम सजाना है। तो विलेजली की सहायक संधि स्वीकार सबसे पहले किया था हैदराबाद ने, फिर मैसूर, तंजौर, अवध, उसके बाद पूना।
ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट है सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्य को सुनने की स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये कथन कहा गया था, खुद विलेजली ने कहा था। विलेजली जिसने सहायक संधि अपनाया था, उसी ने कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों की स्थिति को सुनने कर पहुंचा दिया है। नेक्स्ट है सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी। तो ये कथन कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसको कहा जाता है। तो देखिए सहायक संधि जो है ये लाया गया था या फिर जो है सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप जो प्रदान किया गया था ये किया था लॉर्ड विलेजली के द्वारा। ठीक है, लेकिन सहायक संधि का जो जन्मदाता कहा जाता है ये डुप्ले को कहा जाता है भारत में। पहले शुरू इसी ने किया था, लेकिन इसका ज़्यादा व्यापक नहीं रहा। व्यापक जो स्वरूप है ये प्रदान किया गया लॉर्ड विलेजली के द्वारा। ठीक है, सो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा और इसका ए होगा। ठीक है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता अगर पूछे तो डुप्ले था, विलेजली नहीं था। ठीक है, सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया था विलेजली ने। चलिए नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पिंडारियों का दमन। पिंडारियों का दमन किया गया किसके द्वारा, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था लॉर्ड एमर्स्ट के काल में। ठगों का दमन विलियम बेंटिक ने किया था। मैकाले का शिक्षा नीति का जो प्रस्ताव है ये विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था मेटकॉफ ने। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट ये लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। सो ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। तो डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले जो राज्य थे उसको कालानुक्रम सजाना है। तो पहले सतारा थे, उसके बाद संबलपुर और जैतपुर, फिर बघाट, उसके बाद उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। घटना और कब हुआ था वो अवधि बताना है। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 चला था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय 85 से 86। ठीक है, सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो विलियम बेंटिक जो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे ये सही है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। सो केवल बी जो है ये सही होगा। ठीक है, केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, और बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। तो रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी, लाहौर में थी। सो गाइज हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।